बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत और किरदार अब एक सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मुल्क में नई सियासी सफबंदियां बनती हुई नजर आ रही हैं और मुख्तलिफ जमातें अपनी अपनी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही हैं, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमली सियासी मौजूदगी और उसकी मौसर हैसियत पर संजीदा बहस भी जारी है। पार्टी के अंदर जो बानी है इमरान खान साहब, उनसे ना तो कोई बड़ी सियासी मुलाकात मुमकिन हो सकी, ना ही किसी किस्म की कोई सियासी आसूदगी या फिर पेशरफ्त का कोई वाज़ेह रास्ता सामने आया है। जिन शख्सियात ने इस सियासी तातुल को ख़त्म करने और किसी दरमियानी रास्ते की उम्मीद की जा रही थी, उनमें शायद सुहेल खान आफरीदी साहब का नाम भी था, मगर बज़ाहिर उनकी कोशिशें भी अब तक कोई काबिल ज़िक्र नतीजा नहीं दे सकी। इसी दौरान एक बार फिर से ईद के बाद एहतजाज की बातें अब सामने आई हैं, जिससे ये सवाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि आखिर इस तमाम सियासी जमूद और मुज़ाकरात के तातुल की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। क्या ये सियासी हिकमत अमली की नाकामी है या फिर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होने के बायस पैदा होने वाला बहरान? और सबसे अहम सवाल कि मौजूदा सियासी सेटअप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर कितनी मौसर और कितनी रेलिवेंट रह गई है। यही वो बुनियादी नकात है जिन पर आज बड़ी ही संजीदा गुफ्तगू हम अपने मौजूद मेहमान से करने जा रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। चौधरी साहब, वैसे तो करने के लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बहस हो रही है, मगर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। इस सियासी माहौल में कुछ हो ना हो, मगर सबसे ज़्यादा रेलेवेंस जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, चाहे वो अच्छे के नज़रिए से हो चाहे वो बुरे के नज़रिए से हो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें कह सकती हूँ मैं, कि बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। वजह क्या है उसकी? कोई सियासी तौर पे आप समझते हैं दबाव बहुत शदीद हो गया है, या फिर अंदरूनी खाना जो इख्तलाफात थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना भी दबाव था उसको खुद ब खुद बिठा दिया है? नहीं, देखिए ना, तहरीके इंसाफ तो कमजोर नजर आ रही है, लेकिन इमरान खान तो कमजोर नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिटिकल लैंड्स के अंदर अगर कोई शख्स जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं तो वो तो इमरान खान है। सो आप पीटीआई को और इमरान खान को फिलहाल एक नहीं समझ सकते। पीटीआई की तो जो लीडरशिप है उसकी वजह से, इमरान खान की अपनी गलत चॉइसेस की वजह से जो बतौर पार्टी एक पीटीआई है वो तो बिल्कुल नीचे गई है, लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इमरान खान की है और वो तो बढ़ती जा रही है। यानी अगर 8 फरवरी को 65% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, आज इलेक्शन होता है तो 75-80% लोग इमरान खान को वोट देंगे। हाँ, जब तक आप पाकिस्तान में सियासी अमल को रोक सकें, जब तक आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को रोक सकें, जब तक आप लोगों को इलेक्शन में वोट डालने की इजाजत ना दें, उस वक्त तक जो है वो सही है, कोई इमरान खान की वो रोल नहीं होगा। लेकिन जो ही ये चीजें खुलेंगी, जो ही अवाम की अहमियत आएगी, उसी वक्त आप देखेंगे कि बुनियादी जो मरकजी प्लेयर है वो तो इमरान खान है। सो अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन को अगर हम सामने रखें तो पाकिस्तान के पास, जहां मैं समझता हूँ कि खारजा पॉलिसी बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की हुकूमत ने चलाई है, वहीं पर अंदरूनी पॉलिसी जो है वो उतनी ही कमजोर है। एक ऐसा वक्त जबकि हम कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ड्रॉ कर सकते थे, जैसा वक्त जहां पे हम एक बड़े अच्छी पोजीशन पे आ सकते थे इकोनॉमिकली, हम अपने अंदरूनी इख्तिलाफात में हम उस वक्त को जाया कर रहे हैं। और देखिए, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तो मुकम्मल नहीं हो सकता। सही। लेकिन चौधरी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी आगाज पे जो आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर हुई है, खान साहब नहीं हुए। लेकिन खान साहब चलिए जेल के अंदर मजबूत है, मगर मजबूती की अलामतें तो फिर बाहर नजर आती हैं। उनसे तो ना मुलाकात है, ना कोई उनकी बातचीत सामने आ रही है। तो इस मजबूती के अंदर भी तो आप देखें ना कि कोई एलिमेंट पीटीआई के लिए भी तो मौजूद नहीं है। जेल के अंदर खान साहब की अपनी जात की हद तक है, बाहर तो पीटीआई को इमरान खान साहब की मजबूती का फिलहाल कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। फिलहाल तो देखें ना, आपका और मेरा एनालिसिस एक ही है कि इमरान खान के कद पे तो फर्क नहीं पड़ा। अब जो तरीके इंसाफ की पॉलिटिक्स है वो तो शिम्बल्स में है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जो अनफॉर्चुनेटली एक बुजदार मॉडल लगाया पीटीआई के ऊपर, कि उन्होंने फैसला किया कि मैं ऐसे लोगों को तरीके इंसाफ की कमान दे दूं जिनकी अपनी कोई हैसियत ना हो, वो सियासत में भी नौवारद होंगे, उनकी अपनी कोई आवाज नहीं होगी,
उसके नतीजे में वो पार्टी इस पोजीशन में ही नहीं रही कि वो इमरान खान की कोई मदद कर सके। लिहाजा जो अभी तक आप देखेंगी तो उनकी जो हेवे है और वहाँ पे जो इमरान खान की जो फैमिली है, लीमा बीबी है, नूरीन बीबी है, उज़मा बीबी है, उनकी पॉलिटिक्स अलहदा है। पार्टी के जो लीडर है उनकी पॉलिटिक्स अलहदा है। जो पार्टी के अंदर फिर जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी लीडरशिप अलहदा है। और उसकी वजह यही हुई है कि खान साहब ने जब लगाया है उन लोगों को, सलमान राजा हो गया या गौहर हो गया या ये जो बाकी लोग सारे अपॉइंट हुए हैं जो इस वक्त वकास वगैरह, पहली बात तो ये है कि ये सियासत में ही नौवारद है, तहरीक इंसाफ में तो इनको कोई जानता ही नहीं। और तहरीक इंसाफ को कमजोर करने का जो एक या हुकूमत का प्लान था उसको कामयाबी से इम्कनार करने में खुद खान साहब ने भी जो है वो यही किया। और वो तमाम जो पॉलिटिशियंस थे या पॉलिटिकल फेसेस थे उनको एलिमिनेट कर दिया और नॉन जो पॉलिटिकल फेसेस थे उनको सामने लेके आए और उसकी वजह से फिर पार्टी बैठ गई। उसमें चौधरी साहब एक लेवरेज जो लिया जाता है वो इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से भी इक्का दुक्का ये कहा गया कि जो पॉलिटिकल लोग थे वो शायद उस वक्त ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाए, तो इसीलिए फैसला जो है वो उन लोगों की तरफ गया जिन्होंने सियासत से कोई जिनका ताल्लुक नहीं था। अब जो स्पॉटलाइट है पीटीआई की वो तो उसको तो सलमान अकरम राजा साहब इंजॉय कर रहे हैं, गौहर साहब इंजॉय कर रहे हैं और दीगर लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब इसके अंदर जब सुहेल आफरीदी साहब का नाम आया था, मुझे याद है कि आपने भी एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि एनर्जेटिक हैं, अगर एनर्जी बेहतर अंदाज में लेके चलेंगे तो एन मुमकिन रास्ता निकल आए। तो आपको लगता है कि सुहेल आफरीदी जैसा नौजवान भी शायद सीनियर क़यादत के प्रेशर में आकर बेबस हो गए हैं, या शायद वो उन फैसलों से बेबस हो गए हैं जो अचानक से इम्पोज कर दिए जाते, उनकी बेबसी भी तो हमें वाज़ेह नजर आती है। अब वो तो देखिए ना, मैंने पहले दिन से ये कहा था कि बड़ी मुश्किल नौकरी है जो सुहेल आफरीदी की है। एक तरफ उन्हें कारकुनों को खुश रखना है, इमरान खान को मुतमईन रखना है, तीसरी तरफ उन्होंने हुकूमत के साथ भी अपने रवाबत रखने हैं ताकि वो वजीर आला बने रहें। अब ये एक बड़ी मुश्किल किस्म की जो है वो आप समझिए कि प्रपोजिशन है। और पहले अली अमीन गंडापुर इसमें नाकाम हुए और अब सुहेल आफरीदी इसमें नाकाम होते नजर आ रहे हैं। असल में जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है वो ही पार्टी का लीडर है। जब तक पहले अली अमीन गंडापुर खुद को जो है वो केपी से अलहदा नहीं कर पाए, बल्कि डेरा इस्माइल खान से अलहदा नहीं कर पाए और उसके ऊपर उन्होंने नहीं सोचा। अब सुहेल आफरीदी ने भी अनफॉर्चुनेटली अपने आप को सिर्फ केपी में ही लिमिट किया और उन्होंने बाकी, अगर चाहे एक दफा लाहौर आए, एक दफा कराची गए, जो अच्छी एक कोशिश थी उनकी, उसको उन्हें बढ़ाना चाहिए था। और उनको एक्चुअली चाहिए था कि वो पीटीआई के पूरी पार्टी को साथ लेके चलते। वो पार्लिमानी पार्टी में कभी नहीं गए, वो पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी में, इधर सिंध में उनका रोल नजर नहीं आया, जिसकी वजह से पीटीआई इज एक्चुअली लीडरलेस। अब दो ही रास्ते हैं इनके पास, या तो देखिए ना वो अलीमा बीबी की बात माने और वो कह रही है उस तरह से चलते, और अडियाला के बाहर जो है वो हजारों लोग जमा हुआ करेंगे, वो चाहती है। और अगर वो नहीं करना तो फिर आपको लीडरशिप लेनी पड़ेगी ना उनसे, और आपको बताना पड़ेगा सीएम केपी को कि क्या मेरा एजेंडा क्या है। मैंने वो दोनों काम नहीं कर पा रहे, वो आधा तीतर आधा बटेर है, जिस तरह अली अमीन आधा तीतर आधे बटेर थे। और अब पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं है जिसकी तरफ लोग देखें। जाहिर है सलमान राजा है या गौहर है, इन लोगों को तो बड़ा मुश्किल है ना कि कोई लोग जो है इनकी बात मानेंगे या इनकी कोई वो जाहिर है वो तो पर्सनल छोटे मोटे झगड़े करके तो उठ जाते हैं। अनलेस चीफ मिनिस्टर केपी जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी को साथ नहीं मिलाता और पंजाब और सिंध को साथ नहीं मिलाता, उसकी रेलिवेंस नहीं हो। इसमें चौधरी साहब एक तनकीद ये भी है कि चलिए अली अमीन गंडापुर जैसे भी थे, देर सवेर से सही मगर इमरान खान साहब से कभी कभार मुलाकात हो जाया करती थी उनकी। अब दूसरा मामला ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा बैठे और आज भी इन्होंने अनाउंस किया, उसमें सुहेल खान आफरीदी भी शामिल थे, कि जी इमरान खान साहब के लिए जो हमारे मुतालबात है उनको पूरा किया जाए। और शाहिद खटक साहब ने ये कहा कि हम ईद के बाद अगर कोई ये समझ रहा है कि बैठे रहेंगे तो ये हो नहीं सकता, हम आएंगे। ये जो हर बार का आना है इससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा, नुकसान ही है इनका। नहीं, और दूसरी बात यह है कि वो अपना भरम भी खत्म कर रहे हैं, रोज इस तरह की बातें करके आ सकते नहीं है, स्ट्रीट मूवमेंट है नहीं, और जो भी ये पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है जाहिर है कि इनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई बड़ा
चैलेंज खड़ा कर सके हुकूमत के लिए, और इनोवेशन इनके पास नहीं है। और बस वो आज, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पीटीआई का जो एक इमरान खान का एक असर है, इन्फ्लुएंस है, वो पाकिस्तान के अंदर डिवीजन बहुत ज्यादा है। आज भी जो जुनैद अकबर की और सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जी। उसके साथ मुझे ये लगा है कि वो मुकम्मल मायूस हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली प्राइम शहबाज शरीफ सब लिप सर्विस तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा इकदाम हुकूमत ने नहीं उठाया कि जिससे लगे कि वो कुछ चीजें नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। अच्छा, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर जो डिवीजन है सियासत में, वो बहुत बढ़ गई है। और आप देखिए कि कैसे वक्त में, जबकि इतना बड़ा एक इजराइल अमेरिका का अटैक जारी है ईरान में, आप चीफ मिनिस्टर केपी को जो है वो 9 मई के केसों में को 3 साल बाद आप जो है उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इसी तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। सो दैट शोज कि गवर्नमेंट इज नॉट रियली कंसर्न्ड कि पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस करना है या कुछ चीजें बेहतर करनी है। उनकी सिर्फ लिप सर्विस होती है, और उस दिन हर वो काम करते हैं जिससे कि पाकिस्तान में डिवीजन बढ़े। अब इस सूरत हाल में जो केपी की गवर्नमेंट है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो एहतजाज पे जाए। अब वो कामयाब होता है, नाकाम होता है, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर इमरान खान अदालतों से अपने पावर ऑफ अटॉर्नीज विड्रॉ कर लेते हैं, अगर दोबारा लॉन्ग मार्च जो है वो अनाउंस हो जाएगा, इस सिचुएशन में आई थिंक पाकिस्तान को फायदा, बड़ा नुकसान हो। अभी पिछले दिनों इस पे बड़ी खुशफहमी मैं कहूंगी, क्योंकि जो खबरें अब हमारे सामने आ रही हैं उसमें तो हमें नजर आ रहा है कि फिलहाल इमरान खान साहब के लिए अदालतों के अंदर से कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आने वाला। अब जो साहब पिछले दिनों जिस तरह से आपने गुफ्तगू की, पिछले दिनों हमने देखा था कि पीटीआई के साथ पीएम साहब की हो गई या गवर्नमेंट की सतह पे एक इंगेजमेंट बड़ी थी, जिससे हमें ये अंदाजा हो रहा था कि शायद कोई सियासी पेशरफ्त हो जाए। लेकिन वो सियासी पेशरफ्त भी जब शुरू होने से पहले दम तोड़ गई। अब तातुल की जिम्मेदारी गवर्नमेंट कहती है पीटीआई के ऊपर है, क्योंकि पीटीआई एहतजाज की सियासत नहीं छोड़ती। पीटीआई कहती है कि हमारे सामने टीओआर's नहीं रखे जाते, हम इनके साथ बैठेंगे नहीं। तो ज्यादा इसमें जो नुकसान है वो कौन उठा रहा है, गवर्नमेंट या पीटीआई? इन दोनों ही नुकसान उठा रहे हैं। नुकसान तो पाकिस्तान उठा रहा है। असल बात तो यह है कि हुकूमत की, जैसा मैंने आपसे कहा, वो ये बातें करते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो हुकूमत, अगर आप इमरान खान से की बीमारी को अपने डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकते, अगर उनकी बहनें उनकी बीमारी में उनको नहीं मिल सकती, अगर आप कोई एक्सेस ही उन तक नहीं हो पा रहा, उसके बाद आपने लोगों को गिरफ्तार औरतें जो हैं उन बेचारियों को आपने 3-3 साल से जेलों में रखना है, रिलीफ नहीं देना, आपने पॉलिटिकल वर्कर्स को उठा के जेलों में डालना है, तो पीटीआई किस मुंह से जो है वो मुज़ाकरात में जाएगी? आखिर कोई आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो वो जा सकते हैं ना मुज़ाकरात में। तो हुकूमत की तरफ से एक्चुअली बिल्कुल लोगों को दीवार से ही लगाए जाने की पॉलिसी है, और ये कोई खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अब तक जो है वो हुकूमत ने हर मुमकिन जो कोशिश है उनकी यही है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की स्पेस बिल्कुल खत्म कर दी जाए, और वो समझते हैं कि लोगों को जेलों में डालेंगे, तशद्दुद करेंगे, जाली उनको मुकदमे बना के उनको सजाएं देंगे, तो इससे उनकी हुकूमत को दबाव मिलेगा। ये उनकी पॉलिसी है और अभी तक चल रही है, और वो समझते हैं कामयाब चल रही है, और वो समझते हैं कि कुछ भी हो जाए लोगों ने बाहर नहीं निकलना। लेकिन ये थ्योरीज हैं, ये एक वो मिथ्स है जिसके ऊपर हुकूमत की तमाम पॉलिसी चल रही है और अभी तक चल रही है। लेकिन कब कहाँ कब क्या हो जाए किसी को भी अंदाजा ही नहीं है इस बात का। इस वक्त तो इतना अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ। आप लोगों की तरफ से भी, सब आप थे, दीगर और जीरक लोग थे जिन्होंने कोशिश शुरू की थी, कौमी हुकूमत तक भी बात गई, दुरानी साहब शामिल हुए, इमरान इस्माइल साहब थे, महमूद मौलवी साहब और दीगर लोग शामिल हुए थे। तो ये जो कौमी हुकूमत वाला मामला था, इसके ऊपर क्या उनका कंसेंसस था, या ये आप लोगों की एक अपनी ख्वाहिश थी कि इस तरह से भी सेटअप को आगे ले जाया जा सकता है? और कोई हल ही नहीं है। देखिए ना, प्रॉब्लम यह है कि एक खौफ यह है कि इमरान, अगर इलेक्शन होते हैं, इमरान खान जीतते हैं तो रिवेंज पॉलिटिक्स होगी और वो हम सबको जेलों में डाल देंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह से खदशे का इजहार किया। अब आपको एक बफर चाहिए। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन और इस जुडिशरी के होते हुए इलेक्शन में कौन जाएगा? आपको इसलिए कुछ अर्सा के लिए एक बफर क्रिएट करना है जिसमें आप बड़े रिफॉर्म्स कर सकें, पाकिस्तान की सिमत जो है वो तय कर सकें, और उसके बाद आप आगे चल सकें। और उसके लिए सवाए नेशनल गवर्नमेंट के और कोई हल नहीं है। और मुझे खुशी है कि अब महमूद अजहज़ई और नासिर अब्बास साहब भी ये बात कर रहे हैं। ये बात हमने शुरू की थी, और अब ईद के बाद इसके ऊपर हम एक ज्यादा
जो सोल्यूशन है वो बना के तो हम उस पर ऑल पार्टीज को कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल होगी, बुलाएंगे उनको भी? जी बिल्कुल, हमने पहले भी उनको बुलाया था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो समझते हैं कि ये लोग आएंगे तो हमारा क्या बनेगा। अब इसका मतलब आप इसका क्या सोल्यूशन तो नहीं हो सकता कोई, लेकिन बार हम कोशिश करेंगे, उनको रब्ता रहता भी है ज्यादातर लीडरशिप से, हम कहेंगे उन्हें कि वो तशरीफ लाएं। नॉनदलेस हमारे ख्याल में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि एक ऐसा अबूरी सेटअप जो है वो बने जिसमें तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्टी जो है वो शामिल हों और हम एक नई अदलिया, नए इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ सकें और नई आईनी तरामीम की तरफ बढ़ सकें और बड़े फैसले कर सकें, और उसके बाद फिर जो है वो इलेक्शंस में बहुत सारी पार्टियां अपना अपना कारकर्दगी जो है वो उसको दिखा सके। मुझे याद है चौधरी साहब, मेरे इस प्रोग्राम के अंदर आपने ये फरमाया था कि जब ये पहले आपकी तरफ से कोशिशें हुई थी, आप तीन लोगों की तरफ से, इमरान इस्माइल साहब थे, चौधरी साहब आप थे, महमूद मौलवी साहब थे, तो उसमें आपने कहा था कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी एक मुलाकात आप चाह रहे हैं कि हो जाए और दीगर बड़ी क़यादत के साथ मुलाकात हो जाए तो मामला आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो कोशिशें कहाँ तक पहुंची थी उस बारे में हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। ये उन्हीं कोशिशों का तसलसल होगा या ये आगाज से एक दोबारा से कोशिश शुरू करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने तो उनको रिक्वेस्ट भी की, हमने नवाज शरीफ साहब को भी की, शहबाज शरीफ साहब को भी की, आसिफ जरदारी को की, लेकिन हमें जो इनफॉर्मल मैसेज आया वो कि अभी तक हमारी पॉलिसी नहीं, फैसला नहीं हो सका कि हमने करना क्या है। क्योंकि हमने उन्हें कहा था कि देखिए मुज़ाकरात जो है वो बात की बात है, पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जिसमें मुज़ाकरात हो सके, और ये जरूरी है कि कोट लखपत में जो कैद लोग हैं उनको रिहा किया जाए। अब जब तक ये बुनियादी आप रिलीफ का एक फैसला नहीं करते उस वक्त से पहले मुज़ाकरात जो है वो हो नहीं सकते। और अभी तक PMLN की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमें इनफॉर्मल मैसेजिंग हुई वो यही थी कि हम अभी तक फैसला नहीं कर सके कि हमने करना क्या है। जब वो फैसला करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज जाहिर है कि बात तो यही रहेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल है चौधरी साहब, हमेशा से जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र आता है तो गवर्नमेंट जब तनकीदी मूड में होती है यही कहती है अच्छे बच्चे बन जाएं तो फिर बातचीत आगे हो सकती। ये जो अच्छे बच्चे की डेफिनेशन है, इसका मतलब इमरान खान साहब के बगैर अच्छे बच्चे हैं या एहतजाज के बगैर अच्छे बच्चे हैं या मिनोअन उनके फैसलों को तस्लीम करना अच्छे बच्चे हैं? गवर्नमेंट बेसिकली अच्छा बच्चा किस मूड में कहती है और इसके मुराद क्या है उनकी? उनका है वो तो एक ऐसा सेटअप चाहते हैं ना जिसमें फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए। जाहिर है वो तो इमरान खान करेंगे नहीं, और जो एक बुनियादी मुतालबा जो है, जब इमरान खान का हम कहते हैं कि नया पाकिस्तान, तो उसका मतलब क्या है? नए पाकिस्तान का बुनियादी मतलब यही है कि पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा और हुकूमत जाएगी कैसे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर इमरान खान की स्ट्रगल खड़ी, बाकी आप हर चीज भूल जाएं। ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ तब जो है वो आप समझिए कि उसकी इंडोर्समेंट होती है जब इमरान खान एक पॉलिटिकल प्रोसेस में कामयाब होते हैं। अगर इमरान खान नाकाम होते हैं तो ये तो पाकिस्तान की अवाम की शिकस्त होगी ना, या हम एक इलीगल हुकूमत को जो है वो अपने ऊपर कबूल कर लें, जो जाहिर है कि पाकिस्तान के लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कौमी सियासत भी अजब मौसम और रंग दिखा रही है। पहले मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ आमने सामने थे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात के दरमियान महाजराई की फिजा बनी, और अब MQM पाकिस्तान भी सियासी मैदान में सरगर्म नजर आ रही है। वजह एक है कि MQM पाकिस्तान के गवर्नर कामरान टेसोरी को ओहदे से हटाकर गवर्नरी का जो ताज है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी को पहना दिया गया। MQM जो तवील अरसे से हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रही है, अब विफाकी हुकूमत से अलग होने की धमकी भी दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये बहरान किसी नई सियासी सिमत का इशारा है, क्योंकि ये मामला सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं बल्कि मुमकिन है कि इसके असरात विफाकी सियासत के ताने बाने भी तब्दील करें। MQM का एतराज़ है कि हुकूमत ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया।
पार्टी के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस मामले को अपनी रेड लाइन करार देते हुए कहा कि कामरान टेसोरी को हटाना दरअसल एक वाज़ेह पैगाम है कि अब विफाक को एमक्यूएम की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। इधर चहमगोइयाँ हो रही हैं कि यह फैसला दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिबे पर ही किया गया, जबकि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि इस फैसले में एमक्यूएम की क़यादत को एतमाद में लिया गया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि गवर्नर का ओहदा वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। इस मामले पर पीपल्स पार्टी का किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। बाज़ हल्कों में ये तासुर भी है कि सिंध की गवर्नरशिप में अचानक ये तब्दीली महज एक इंतजामी फैसला नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी सौदेबाजी का हिस्सा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सियासी सौदेबाजी में कौन कौन शरीक है। इसी अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदुखेल साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। कादिर खान मंदुखेल साहब, अचानक से अभी तो हमारी वफाक की तरफ नजरें लगी हुई थी कि सिंध से एक बड़ी खबर हमारे सामने चंद घंटे पहले आई कि निहाल हाशमी साहब जो हैं वो गवर्नर सिंध जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब ये जो तैनाती हुई है ये सिर्फ वफाकी हुकूमत का फैसला है खालिस्तन, या पीपल्स पार्टी की मुशावरत के साथ और उनकी मर्जी के साथ ये फैसला लिया गया है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि वफाकी हुकूमत ने बड़ी ज्यादती की है और बड़ा जुल्म किया मेरे हिसाब से। ऐसे तो कोई घर के चपरासी भी नहीं निकालते हैं कि उसको इतला तक नहीं दिया। आप घर के चपरासी भी आप निकालते हो तो उसको बताते हो कि भैया जाके कहीं और काम ढूंढ लेना, और मीडिया से जाके एमक्यूएम को और गवर्नर को पता चलता है। तो मेरे ख्याल में इनको वफाकी हुकूमत ने औकात बता दी है कि ये तुम्हारी औकात है 547 के तहत, जो जिस जालसाजी से तुम लोग जीत के आए हो यही तुम्हारा मुकाम है। दूसरी बात ये कि वफाकी हुकूमत जब पीपल्स पार्टी के साथ एहतियात हुआ तो ये तय हुआ कि जहां वज़ीर आला हमारा होगा वहाँ उनका गवर्नर होगा, जहां वज़ीर आला उनका होगा वहाँ हमारा गवर्नर होगा। तो ये सिंध का गवर्नरशिप तो पहले तय हो चुका था, लेकिन चूंकि 88 से एमक्यूएम जो है मुख्तलिफ जमातों में ब्लैकमेलिंग करती हुई आ रही है, इस वजह से उनको एक मरतबा फिर यही सोचा कि शायद ब्लैकमेलिंग करेंगे और वफाकी हुकूमत जो है ना वो उसके वो ब्लैकमेल होते रहेगी। और मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत की अपनी आदाद शुमार पूरी हो चुके हैं। 170 का फिगर उनके पास है। 30-40 लोग पीटीआई के इनके साथ राजी है अनरोन। तो मैं समझ रहा हूँ उनको जरूरत ही नहीं है इसकी। इस वजह से मेरे ख्याल में जहां गवर्नर टेसोरी ने और मखबर खास की वीडियो लीक हो गई है कि अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने भी हरी झंडी दिखाती उनको। ठीक है, लेकिन मैं मंदुखेल साहब सुन रही थी जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग हैं, सीनियर क़यादत है, वो ये बात कर रही है कि ये पहले दिन से रोज़े अव्वल से तय था और एमक्यूएम ये बात जानती थी और अभी भी कोई फैसला जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से नाफिजुल अमल कर दिया गया। एमक्यूएम जानती थी कि उनके इस ओहदे का और टेसोरी साहब का मुस्तकबिल क्या है और मुशावरत के साथ ये फैसला हुआ। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। उसकी वजह ये कि एमक्यूएम के मुख्तलिफ लोगों ने ये कहा कि हमें टेलीविजन के जरिए पता चला, तो ये इतला नहीं दी थी। इससे पहले भी बड़ी कोशिश की गई थी, मगर टेसोरी साहब के बारे में ये कहता था कि ये बड़ी ताकतवर हल्के से उनका ताल्लुक है। और आपको याद दिला दूं, टेसोरी साहब जब डिप्टी कन्वीनर थे एमक्यूएम के और वो फिर छोड़ के चले गए थे, जब वापस आ गए थे पिछली असम्बली में एमक्यूएम के साथ मैंने हमारे साथ कोलीग थे, तो मैं उसको तंग भी करता था कि जिस डिप्टी कन्वीनर को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। आपको याद होगा बादराबाद मरकज में जब इजलास हो रहा था, जब ये टेसोरी साहब गए थे उस इजलास में, तो आधी एमक्यूएम वाले वो बाइकाट करके चले गए। बिल्कुल ऐसा हमें याद है, बिल्कुल याद है ये सब चीजें। तो अब वही फिर जाके मैं इसको मजाक करता था, मैंने कहा भाई वो तो अभी आपकी कोटे पे जाके वो गवर्नर बन गया, तो वो उनका था ना उनका ताल्लुक था। हाँ, वो फारूक सत्तार जरूर अकेला आदमी था, उस हवाले से वो मुस्तफ़ा कमाल को वजारत मिल गई, डॉक्टर खालिद मकबूल को मिल गई और ये रोता रहता था। तो अब ज्यादा से ज्यादा इनकी क्या बेचारों की पोजीशन होगी, उनको एक आध डमी वजारत दे देंगे, जैसे मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल को दे दी है, उसको डमी वजारत दे देंगे, पर इसी तनख्वाह पे काम करते रहे। मैं वैसे आपको बता दूं और तमाम सुनने वालों को मंदुखेल साहब कि हमने आज एमक्यूएम के बहुत ही सीनियर लीडरशिप के साथ रब्ता किया, मुतादिद मरतबा किया और ये चाहा कि चूंकि उनके गवर्नर का अब जो कि साबिक हो चुके हैं मामला है तो जरा आकर बात कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिससे शकूक मजीद बढ़ गए कि शायद हुकूमत जो है अपनी इस बात में सच्ची है कि बाहम मुशावरत के साथ अब ये हुआ। अब आ जाते हैं निहाल हाशमी साहब के ऊपर। मंदुखेल साहब, निहाल हाशमी का जो माजी है, बस सिंध से उनका ताल्लुक है, कराची से ताल्लुक है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के बारे में उनकी
उनकी सोच माजी में रही है वो बड़ी तनकीदी रही है, बड़े नाक़िद रहे हैं पीपल्स पार्टी के। कभी इंतखाबात के ऊपर बात, कभी करप्शन के ऊपर बात, कभी इख्तियारात के ऊपर बात, बड़ी तनकीद वो करते रहे हैं। अब उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी या आपको लगता है कि नहीं टेसौरी साहब बेहतर थे निहाल हाशमी से? देखिए, निहाल हाशमी साहब वैसे तो हमारी पेटी भाई है, वकील है, यकीनन वो एक सियासी वर्कर है, इसको मैं जानता हूँ, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। यकीनन हमारे गवर्नर भी सियासी प्रोग्राम करते रहते हैं, हमें उसकी कोई वो नहीं है, परेशानी है। टेसौरी साहब ने गवर्नर हाउस कराची में जिस तरह नाबालिग तारीखदानों को और भगोड़ों को इकट्ठा करके और वो सिंध के खिलाफ एक साजिश बना के और कराची को गोया एक अलग मुल्क या सूबा तस्वर करके वो जो साजिश की है वो किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं था। पीपल्स पार्टी के एक कारकुन को एक्सेप्टेबल नहीं था और यही वजह थी कि फिर हमने वफाक से भी कहा कि भाई आपके कोटे का गवर्नर तो अपना लगा ले, इस आदमी को क्यों हमारे सर पे आपने थोपा है। जरूर हमने शिकायत की, जरूर हमने बात की है, लेकिन ये कि अगर निहाल हाशमी साहब, मुझे नहीं लग रहा है कि उस तरह की हरकतें करेगा। वो एक सियासी वर्कर है, यकीनन वो अपने वर्कर के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करेगा, जो यकीनन उसको करना चाहिए, उसमें कोई अर्ज भी नहीं है। सही है, ठीक है। अब मंदुखैल साहब, एक तासुर ये है कि ईद के बाद पिछले कई हफ्तों से ये खबर गर्दिश में है कि ईद के बाद शायद एक और आईनी तरमीम आएगी और उस आईनी तरमीम में जो सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त हमें नजर आ रही थी वो बिलावल भुट्टो साहब थे, वो आसिफ अली जरदारी साहब थे, वो पीपल्स पार्टी के आप जैसे तमाम रहनुमा थे जिनका एक मौक़िफ़ था, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था NFC के ऊपर, सूबे के इख्तियारात के ऊपर, सूबे के पैसे के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ था। लेकिन अब मुख्तलिफ ज़रियों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद 28वीं, मुमकिन तौर पर 28वीं यानी तरमीम के लिए हिमायत उसी सूरत में होनी थी अगर टेसौरी साहब को हटाया जाना था, और शायद किसी इजलास में जो जरदारी साहब के साथ एक पिछली मुलाकात हुई है तो उसमें ये बातें तय हुई थी। तो हम ये समझ लें कि 28वीं आएगी तो आप लोगों की रजामंदी के साथ आएगी और मुकम्मल हिमायत के साथ आएगी? देखिए, मैं कानून के तालिब इल्म के हिसाब से आपको बताता हूँ, 28वीं क्या 1028वीं तरमीम भी आ सकती है। आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि जब जब हुकूमतों के पास 2/3 मेजॉरिटी हो वो तरमीम ला सकती है, और जो हुकूमत के पास अगर इख्तियार है या 2/3 है वो जरूर ला सकती है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि इससे पहले जो 27वीं तरमीम आई थी तब भी हुकूमत ने डिस्क्लोज नहीं किया था, वो पीपल्स पार्टी ने डिस्क्लोज किया था और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट करके उसको डिस्क्लोज किया था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो चीजें हमें पसंद होंगी वो हम ओके करेंगे, जो हमें पसंद नहीं है हमने 27वीं की तरह जो है ना हम उसको भी रिजेक्ट करेंगे और हम साथ नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद मंदुखैल साहब बात हो गई थी 26वीं के, वो बिलावल साहब लेके हर जगह गए थे। मैं दोबारा करूं कि देखो, कानूनी और आईनी तौर पे तो तरमीम आ सकती है, 28वीं 128वीं भी आ सकती है, लेकिन जिस पॉइंट पे हम एग्री होंगे हम साथ देंगे। अब देखो 27वीं तरमीम में अगर बिलावल साहब की आप ट्वीट देख ले, उसमें बहुत सारे इशू थे। अब जो के अंदर जो एक इंतजाम तो उस हवाले से हमने एग्री की है, आईनी अदालतों के हवाले से हम एग्री किए, बाकी चीजों में हमने एग्री नहीं की है। तो जो हमने एग्री नहीं किया तो उसके ऊपर हमने मना कर दिए, जिस पे हमने एग्री किया हमने साथ दे दिए, आइंदा भी ऐसा करेंगे। लेकिन इस वक्त तो पीपल्स पार्टी ज्यादा मजबूत पोजीशन में आ जाएगी मंदुखैल साहब, क्योंकि अगर MKM अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है कि जी हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, नेशनल असम्बली के अंदर 22 सीट्स के साथ इस वक्त MKM बैठी हुई है, अगर वो अपने आप को अलहदा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है जो इन्हिसार है गवर्नमेंट का वो पीपल्स पार्टी के ऊपर आएगा। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, आप MKM को एक MKM क्यों समझ रही है? पहले मुझे एक बात बताओ, खालिद मकबूल दड़ा अलग है, मुस्तफा कमाल अलग है और फारूक सत्तार अलग है। और ये फारूक सत्तार वैसे बेचारे 4-5 आदमी उसके साथ उसका लोग है भी नहीं है, तो इनके कहने से कुछ नहीं होगा। आपने खुद बताया कि MKM के कोई आदमी आपके शो पे या किसी चैनल पे आने को तैयार नहीं है, तो इसकी वजह ये है कि ये लोग खुश है क्या चाहे गवर्नर चला गया, न खालिद मकबूल सिद्दीकी चाह रहा था, मुस्तफा कमाल तो कट्टर उसके खिलाफ था, तो इस वजह से वो हुकूमत से क्यों अलग होंगे? फारूक सत्तार ने अलग होना है तो जरूर हो जाएंगे। आप देख लें, इनकी मीटिंग हो जाएगी और मीटिंग में भी ये सारी चीजें सामने आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मंदुखैल साहब मतलब आपकी बात से मैं ये अखज़ कर लूं कि टेसौरी साहब के खिलाफ बाहर वालों ने क्या करना था? घर के अंदर से साजिश हुई है उनको हटाए जाने की। घर के अंदर तो पहले से नहीं था ना, मैं तो आपको पहले अर्ज कर रहा हूँ, पहले से नहीं था, वो किसी और का आदमी था, खाम खान के सर पे तोपा गया, वो घर से उस वैसे ही हिमायत नहीं थी। वो फारूक सत्तार अकेला आदमी था, उसने उसका कंधा पकड़ लिया चलने का। बाकी तो आपने कभी देखा मुस्तफा कमाल को कभी गवर्नर कभी भी नहीं किया था, वो तो पहले ही खिलाफ था उनका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कादिर खान मंदुखैल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के
बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग 14वें रोज के अंदर दाखिल हो चुकी है। ये ऐसा लम्हा है जिसने मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया को वास्ता बिलवास्ता तौर पे अपनी लपेट में ले लिया है। 200 से जायद बच्चों समेत 1400 से जायद शहरी इस वक्त शहीद हो चुके हैं। ईरान भर में आज यौमुल कुद्स भरपूर तरीके से भी मनाया गया है। लाखों ईरानियों के इकट्ठा होने पर भी मिसाइल दागा गया है। ईरान में कारपेट बॉम्बिंग के बावजूद लोग सड़कों पर हैं। अगर ये जंग मजीद फैलती है तो पूरे मशरिक़ वस्ता की तकदीर तारीखी में तब्दील हो सकती है और सिर्फ एक खित्ता ही नहीं बल्कि दुनिया का मुआशी, सियासी तवाजुन और अमन का ख्वाब सब खतरे में है। इस वक्त अमरीकी अड्डों पर ईरानी फोर्सेस के हमले जारी हैं। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन को भी निशाना बनाया, जबकि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 200 से जायद रॉकेट दाग दिए हैं। दूसरी जानिब ईरान के खुफिया एजेंसीज ने खलीजी ममालिक में भी अमरीकी फौजियों की तलाश शुरू कर दी है। ईरानी खबर एजेंसी है तस्नीम, वो ये कहते हैं कि इस्लामी इनकलाब गार्ड्स ने शहरियों से अपील की है कि उन मकामात की निशानदही की जाए जहां पर अमरीकी फौजी मौजूद हैं, ताकि हमलों की सूरत में आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की बहरी और फिजाई फौज तकरीबन खत्म कर दी गई। ईरान हथियार डालने के करीब है, जबकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अपनी कौम से यह वादा कर लिया कि मासूम बच्चों के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। तमाम तर जंगी सूरत हाल में बैकडोर डिप्लोमेसी भी रिपोर्ट हो रही है। यरूशलेम पोस्ट है, वो ये दावा करता है कि ओमान, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से खुफिया सिफारतकारी जारी है। ताहम ईरान अमरीका और इसराइल के साथ बातचीत से फिल वक्त इनकारी है। इस वक्त आलमी मईशतें जंगी बहरान की जद में हैं। मसला सिर्फ तेल की तरसील का नहीं है बल्कि बात तरसीलाते ज़र तक जा पहुंची है। पाकिस्तान के लिए अगर बात करें तो उनके लिए सूरत हाल इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि पाकिस्तानी मईशत का जो एक बड़ा हिस्सा है वो तरसीलाते ज़र के बलबूते पर ही खड़ा है। इस तवील तर होती हुई जंग के अक़वाम आलम और खित्ते पर मजीद क्या असरात मुरतब होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि साबिक सफ़ीर भी हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर भी हैं, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त 14वां रोज़ है और वो भी यकीनी ख़त्म होने के करीब है, कल 15वां रोज़ में शुरू हो जाएगा। ये जंग ऐसा लगता है तवील होती चली जा रही है। अभी जितने भरपूर तरीके से हमले ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं मुश्तरका तौर पे इसराइल और अमेरिका की तरफ से, एक डेस्परेशन है जो इन दोनों के अंदर नजर आ रही है। इस डेस्परेशन की इंतहा आपके नजदीक क्या हो सकती है? डेस्परेशन की इंतहा तो नजर आ रही है कि तबाही और बर्बादी दोनों तरफ से। देखना यह है कि तबाही और बर्बादी सहने का जज्बा और मादा किस कौम में है। क्या इसराइल तबाही और बर्बादी बर्दाश्त कर सकता है? क्या खलीजी ममालिक दूसरे तबाही और बर्बादी किसी और की गुनाह की सजा भुगत सकते हैं? किसी और से मुराद वहाँ के अगर वो बैरूनी अड्डे हैं, अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ, उस पर अगर ईरान हमला कर रहा है और उसके कुछ मज़मरात आ रहे हैं उन पर, तो अगर जवाब है नफ़ी में, और नफ़ी में क्यों है कि इतने छोटे छोटे उनकी आबादियाँ हैं। अगर आप सिर्फ बात करें सिर्फ कतर की तो सिर्फ 3,50,000 की उनकी सिर्फ अपनी ओरिजिनल आबादी की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह यूएई की बात करें तो उनकी 11 लाख से कम की आबादी है अपनी ओरिजिनल। इसी तरह बाकी ममालिक की। तो इजराइल की बात हो रही, इजराइल की अपनी टोटल जो यहूदी पॉपुलेशन वहां है वो टोटल 70 लाख के करीब है, और जिसमें से इस जंग की वजह से लोग भाग रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। और पिछली 12 रोजा जंग में तकरीबन 7 लाख से 8 लाख अफराद निकल गए थे और फिर वापस दोबारा कुछ आए हैं। तो अगर ये सिलसिला रहा तो इजराइल की तो आबादी कम हो जाएगी। और फिर पहली मरतबा ये हुआ है कि इतनी सख्त इजराइल में सेंसरशिप है कि कोई शहरी फोटो खींच के भी बाहर नहीं भेज सकता है। इतने फिल्टर लगाए हैं, सजाएं मुकर्रर करनी है। क्यों किया है ऐसा? इसलिए कि वो नहीं बताना चाहते हैं कि तल अवीव जैसी जगह पर इतना नुकसान हुआ है, उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को मसमार कर दिया है और काफी ऐसे मकामात जहां के मिलिट्री प्रेजेंस थी या दूसरी और बाकी उनके नुकसान हुआ। तो ये भूल गई शायद इजराइल को, ये अंदाजा नहीं था। इसलिए कि जो एप्रिसिएशन और जो लीक हुई है बातें न्यूयॉर्क टाइम में, पेंटागन की जो कुछ बातें लीक है जो उनके ही अपने अखबार ने लीक किया है, तो उससे अंदाजा ये होता है कि उनकी एप्रिसिएशन ये थी। पहली मरतबा तो उनका अंदाजा गलत हो गया जो दिसंबर में और जनवरी में जुलूस निकले और निकाले गए और मसाद की हेल्प इसमें हुई और साथ में उसमें हथियार उनको भेजे गए और 43,000 सैटेलाइट फोन भेजे गए। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि बस हम आ गए, वी आर लोडेड
रेडी एंड लोडेड, तो आप बस टेक ओवर कर लेंगे। इसी तरह जैसे ये शुरू हुई 28 तारीख को बम्बार्टमेंट ईरान पर, बैठे बैठाए अभी डायलॉग चल रहा था, न्यूयॉर्क में डायलॉग होनी थी, अभी बाकी थी कि वो चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले दोबारा हमला हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के दिन ही कह दिया कि भाई पहली और दूसरी सफ़े जो है उनकी लीडरशिप की वो तो फना हो गई वो, और उनको हमने मार डाला, और जो खुमैनी साहब हैं उनको भी हमने मार डाला। जब उनकी शहादत के बाद उन्होंने समझा कि बस अब तख्ता उलट जाएगा, वो लोग जो मुखालिफ थे वो बस आ जाएंगे। और मैं आप ही लोगों की बहुत सारे चैनल पे कह चुका कि अगर पहले कोई थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी कि अपोजिशन प्रिवेल कर जाए, तो इन हमलों के बाद ईरानी कौम को, जो लोग जिन लोगों ने तारीख समझी पढ़ी है, उनको अंदाजा था कि वो गैल्वनाइज हो जाएगी, और मैं यही कहता रहा। तो मजीद उनमें एक रब्त ज़ब्त और एक उनमें इत्तेहाद बढ़ गया। अब डॉक्टर साहब, ये जो रजीम चेंज की ख्वाहिश है, अभी आपने जज्बे की जिस तरह से बात की, यौमुल क़ुद्स था और भरपूर तरीके से वहाँ पर लोग निकले, लाखों की तादाद में ईरानी जो हैं वो सड़कों पर निकले, उनके अपने प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो सड़क पर मौजूद थे आम लोगों के साथ, और हालांकि ख़तरात है कि कहीं पर भी किसी को भी किसी भी वक्त टारगेट किया जा सकता है। अब ये जो रजीम चेंज है, ये जज्बा तो रजीम चेंज नहीं होने देगा। ये जो खाम ख्याली 2-4 महीने पहले अमेरिका इजराइल को थी, वो तो अब दम तोड़ देनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि ये जो डिस्प्रेशन है, इसकी तो इंतहा को सब चीज़ें छू गई। अब क्या खुदा ना खास्ता एक अगले मरहले की तरफ बढ़ जाएंगे जो दोनों मुल्कों के लिए ख़तरनाक होगा, पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, हमारा हमसाया मुल्क है ईरान। यकीनन देखिए ना, पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा फिक्र सताई हुई है। लेकिन मैं बात करता चलूं, ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि अल-कुद्स के मौके पर जो एक लाखों अफराद निकले थे, जिसमें आपने अब जिक्र किया सदर पेशकियान का भी, तो उसमें आपने देखा कि बम एक फेंका गया जो उसके बिल्कुल नजदीक गिरा है, लेकिन वो जुलूस फिर भी जारी रहा। ये बात जो मैं जज्बे की कर रहा था। अच्छा, फिर उसमें आप देखें कि अल-कुद्स है ही, उसका मुहर्रिक कौन है? आयतुल्लाह खुमैनी उसके मुहर्रिक हैं, जो कि जिसकी की रिफ्लेक्शन OIC के चार्टर के पैराग्राफ 16 में दिया हुआ है कि हम फलस्तीनियों का साथ देंगे और अल-कुद्स अल-शर्फ जो है वो उसका कैपिटल होगा। ये तो पूरी OIC के चार्टर में दिया हुआ है, और ईरान जो है उसका झंडा उठा के आज चल रहा था क्योंकि उसका मौरिक है। और उससे दुनिया ने देख लिया कि बम क्यों गिराया। बम अगर वो चाहते तो जुलूस के ऊपर गिरा देते, 1000-2000 आदमी को दोबारा वो शहीद कर देते, लेकिन ऐसा जान के उन्होंने नहीं किया और दूर थोड़ा सा उसको हटा के बम मारा है ताकि खौफजदा होके, तितर बितर होके लोग भागे, एकदम नहीं भागे लोग। तो ये जज्बे की बात है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जाहिर है 900 किलोमीटर का हमारा उनके साथ बाउंड्री है, एक तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, और जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर बगैर किसी जेर जबर के इजाफे के उन्होंने कहा हमारा डिफेंस पैक्ट है, हमारी एक ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन है, लिहाजा वो नौबत नहीं आनी चाहिए। और पाकिस्तान इसी की कोशिश कर रहा है कि वो नौबत ना आए अपने डिप्लोमेसी के जरिए, कि हमें फिर जाके खड़ा होना पड़े सऊदी अरब के, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसकी जुजियात क्या क्या होंगे और किस जगह पर कितना हमें साथ देना पड़ेगा। तो इसलिए उसके लिए मैं भी थोड़ा सा तशवीश में रहता हूं कि वो नौबत ना आए। इसीलिए अब तक आपने देखे कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने गुज़श्ता शब जब बात की, तो जब पहला मूव हुआ रेजोल्यूशन जो कि बहरीन ने किया, उसके कोई स्पॉन्सर बहुत सारे ममालिक थे, पहली दफा इतने सारे ममालिक ने, 135 ममालिक ने कोई स्पॉन्सर किया। उसकी वजूहात है जो लॉबिंग की गई, तो वो मंजूर हो गया, कंडेम कर दिया ईरान को, ठीक है। लेकिन जब रशिया ने किया कि भाई जंग को खत्म किया जाए, तो सारी पार्टी जो जंग कर रही है उसको हॉल्ट किया जाए जंग को, उसको मंजूर नहीं किया रेजोल्यूशन को। लेकिन पाकिस्तान ने दोनों रेजोल्यूशन में पॉजिटिव वोट डाला, फेवर में वोट डाला, जो कि इस बात की गमाजी करता है कि अब तक वो कि हम बड़ी टाइट रोप पर चल रहे हैं, लेकिन अब तक हमने काफी बैलेंस करके, और इस बात की सताइश करनी पड़ेगी हमें अपने काबरीन की भी और अपने फॉरेन ऑफिस की भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।